arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। विजयनगर साम्राज्य का उत्थान एवं पतन। सबसे पहले आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का उत्थान एवं पतन। A.N. श्रीवास्तव कहते हैं, दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमण व प्रभुत्व के सामने हिंदू धर्म के रक्षक व पोषक के रूप में कार्य करके विजयनगर साम्राज्य ने एक उच्च ऐतिहासिक लक्ष्य की पूर्ति की। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का तीव्र गति से विभाजन हुआ। इस विघटन के फलस्वरूप दक्षिण में विजयनगर एवं बहमनी राज्यों की स्थापना हुई। और अब देखें इनका उद्भव एवं विकास। दक्षिणी भारत में तुंगभद्रा नदी के पास 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने इस राज्य की नींव नगर के नाम पर रखी। नगर का निर्माण 1343 ईस्वी में पूर्ण हुआ। हरिहर और बुक्का 5 भाई थे। कहा जाता है कि ये वारंगल के काकतीय के सामंत थे एवं इसके पश्चात कंपली राज्य यानी कर्नाटक में मंत्री बने। मोहम्मद तुगलक ने एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने के कारण काम्पली पर आक्रमण कर दोनों भाई हरिहर एवं बुक्का को बंदी बना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात विद्रोहियों के दमन करने के लिए इन्हें छोड़ दिया गया। बाद में दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। गुरु विद्यारण के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई एवं ये पुनः हिंदू बन गए। 1336 में विजयनगर में हरिहर प्रथम का राज्यारोहण हुआ। उनको श्रृंगेरी मठ के विद्यातीर्थ की प्रेरणा भी मिली थी। हरिहर और बुक्का के पिता संगम के कारण इस राजवंश को संगम राजवंश भी कहा जाता है। विद्वानों का एक वर्ग हरिहर और बुक्का का उद्गम तेलुगु और दूसरा वर्ग इनका उद्गम कर्नाटक से मानता है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए। पहला संगम राजवंश 1336 से 1486 ईस्वी। हरिहर प्रथम। आइए जाने इनके बारे में। शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी। गद्दी पर बैठते ही हरिहर को मैसूर के होयसल राजा और मदुरई के सुल्तान से मुकाबला करना पड़ा। इसने युद्ध में होयसल राजा को परास्त कर मार डाला। 1346 ईस्वी में यह क्षेत्र विजयनगर राज्य में मिल गया। इन्होंने मदुरई के सुल्तान को पराजित कर कदम्ब राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। इनके राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक हो गया। इस काल में दक्षिण भारत का एक दूसरा शक्तिशाली बहमनी राज्य 1346 ईस्वी में स्थापित हो चुका था। यहाँ के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दोआब यानी कृष्णा और तुंग नदी क्षेत्र के रायपुर किला पर अधिकार कर लिया ताकि विजयनगर के विस्तार को रोका जा सके। अगले थे बुक्का। शासनकाल 1356 से 1377 ईस्वी। हरिहर की मृत्यु के पश्चात बुक्का ने विजयनगर राज्य का शासन संचालन किया। विजयनगर की सैन्य शक्ति में विस्तार हुआ। इसे उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से युद्धों का सामना करना पड़ा। दक्षिण में मदुरई का सुल्तान परेशान करता था, जिसकी शक्ति 1377 ईस्वी तक मिटा दी गई। यह बुक्का की एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसकी राज्य सीमा रामेश्वरम तक पहुंच गई। हरिहर को 200 मुद्रों का और बुक्का को 300 मुद्रों का पति कहा जाता था। वह कला एवं साहित्य का प्रेमी था। इसके काल में तेलुगु साहित्य की उन्नति हुई। हरिहर और बुक्का ने राजा की पदवी धारण नहीं की थी, किंतु बुक्का के पुत्र हरिहर द्वितीय ने 1377 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की एवं 1404 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर राजा राय कहलाते थे, जिन्होंने गौरव के साथ 1565 ईस्वी तक शासन किया। और अब संगम राजवंश के अन्य शासक। इनके अंतर्गत हरिहर द्वितीय शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी, बुक्का द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी, रामचंद्र 1406 से 1422 ईस्वी, वीर विजय 1422 से 1425 ईस्वी, देवराज द्वितीय 1425 से 1447 ईस्वी, मल्लिकार्जुन
1447 से 1465 ईस्वी, विक्रपाक्ष 1465 से 1485 ईस्वी, प्रौढ़ देवराय 1485 ईस्वी। इन राजाओं ने राज्य किया और इस वंश की समृद्धि को दक्षिण भारत में प्रतिष्ठापित किया, जिससे विजयनगर राज्य की महत्ता बढ़ गई। अगला है सालुव राजवंश 1486 से 1505 ईस्वी। इसकी स्थापना संगम वंश के विध्वंस के बाद सालुव नरसिम्ह ने की, जो संगम वंश के अंतिम राजाओं का मंत्री था। इसने 1486 से 1492 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात इसका पुत्र इम्मादिनर सिंह राजा रहा, जिसका शासनकाल था 1492 से 1503 ईस्वी। यही इस वंश का दूसरा और अंतिम राजा था। अगला है तुलुव राजवंश 1505 से 1565 ईस्वी। वीर सिंह तुलु, शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी। वीर सिंह ने 1505 ईस्वी में तुलु वंश की नींव रखी। उसने सेना को शक्तिशाली बनाया तथा अपनी प्रजा को युद्ध प्रेमी बनाया। इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडिया से उसके द्वारा लाए गए घोड़े खरीदने के संबंध में एक संधि संपन्न की, प्रशासन में उदार नीति अपनाई और बहमनी राज्य के आक्रमणों को विफल किया। और अब बात करते हैं कृष्णदेवराय की। शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी। यह विजयनगर का महानतम शासक सिद्ध हुआ। उसके समय में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था, परंतु यह राज्य विजयनगर के स्थायी शत्रु थे। बीजापुर के शासक से कृष्णदेवराय का युद्ध हुआ और सुल्तान यूसुफ आदिल खान युद्ध में मारा गया। कृष्णदेवराय ने कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब व रायचूर तथा बीदर के दुर्गों पर कब्जा कर लिया। गोलकोंडा व बीजापुर ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया, परंतु दोनों को कृष्णदेवराय ने पराजित कर दिया। ललित कलाओं और साहित्य की उन्नति। कृष्णदेवराय ने नागल्लपुर नगर बसाया। अपनी राजधानी में अनेक गोपुरम एवं मंडप बनवाए और नगर को सुंदर रूप दिया। उसके काल में तेलुगु साहित्य ने महान प्रगति की। शांति व्यवस्था, शक्ति और ज्ञान के क्षेत्र के विकास में विजयनगर राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। अगले थे अच्युत राय 1530 से 1542 ईस्वी। कृष्णदेवराय के पश्चात उसका भाई अच्युत राय गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसके राज्यकाल में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। इसके बाद थे सदाशिव राय 1542 से 1565 ईस्वी। यह अयोग्य शासक था। राज्य की वास्तविक शक्तियां उसके मंत्री रामराय के पास थी। रामराय योग्य प्रबंध करता तो था, परंतु एक सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था। वह 5 मुस्लिम राज्यों में फूट डालने में असफल रहा। परिणामतः 5 राज्यों ने मिलकर विजयनगर की शक्ति को समाप्त करने का निश्चय किया। और अब जानते हैं तालीकोट के युद्ध के संबंध में। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एवं बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई और उन्होंने विजयनगर को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयत्न किया। इस युद्ध ने विजयनगर की शक्ति को क्षीण कर दिया था। और अब जानते हैं अगले वंश के बारे में, जो था अरविदु वंश 1570 से 1620 ईस्वी। इस वंश में पहले थे तिरुमाल 1570 ईस्वी। तालीकोट के युद्ध ने विजयनगर की शक्ति को तो कम कर दिया, परंतु यह युद्ध इसे पूरी तरह समाप्त न कर सका। 1570 ईस्वी में सदाशिव को पदच्युत कर तिरुमाल ने एक नवीन वंश की स्थापना की और विजयनगर का शासक बन बैठा। उसने विजयनगर को फिर से शक्तिशाली बनाया। अगले थे रंगा द्वितीय। रंगा द्वितीय विजयनगर का शासक बना। उसने विजयनगर की शक्ति को बढ़ाया। अगले वेंकट द्वितीय। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था।
और अगले हैं रंगा तृतीय। अरविदु वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक रंगा तृतीय था। यह प्रांत के सूबेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। परिणामतः मैसूर, मदुरा, बदनूर और तंजौर आदि स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। शनय शनय विजयनगर साम्राज्य पतन के गर्त में समा गया। और अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के शासन प्रबंध के बारे में। विजयनगर के शासकों ने एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की। इटली के यात्री निकोलो कोंटी और अरब के यात्री अब्दुल रज्जाक ने भी विजयनगर की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है। पहले देखें केंद्रीय शासन। राजा राज्य का प्रधान था और उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा उच्चतम प्रशासक, सेना का सर्वोच्च सेनापति एवं राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था। स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं, व्यापार निगम एवं धार्मिक संस्थाएं राजा की शक्ति पर अंकुश रखती थी। अगला केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, विभागों के प्रधान आदि होते थे। इनकी संख्या 20 थी। राज्य परिषद, यह राजा का अभिषेक करती थी और प्रशासकीय मामलों में उसे सलाह देती थी। उत्तराधिकार के नियम देखें तो विजयनगर के शासक अपने जीवन काल में सबसे बड़े पुत्र को युवराज अथवा उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अन्य अधिकारी, विशाल साम्राज्य के सुव्यवस्थित संचालन के लिए हजारों की संख्या में अनेक पदाधिकारी होते थे, जो शासन के संचालन में सहायता प्रदान करते थे। दूसरा, प्रांतीय शासन। साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत का प्रमुख प्रांतपति कहलाता था। राजा के परिवार के लोग ही प्रांतपति पद पर नियुक्त किए जाते थे। प्रांतपतियों को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। प्रांत मंडलों में, मंडल छोटी इकाइयों नाडु, स्थल, कोट्टम में विभाजित थी। तीसरा, स्थानीय शासन। प्रशासन की लघुतम इकाई ग्राम थी। प्रशासन की देखरेख ग्राम पंचायतें करती थी, जिन्हें सीमित अधिकार थे। ग्राम के अधिकारी, सेंतयव नामक अधिकारी गांव की आय और व्यय का हिसाब रखते थे। तलरा गांव की चौकीदारी करता था। बेगरा श्रमिकों के वेतन आदि की देखभाल करता था। और अब आयगर व्यवस्था। ग्राम को स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। 12 व्यक्तियों को ग्रामीण प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था। इन्हें आयगर कहा जाता था। चौथी बिंदु के रूप में देखते हैं आर्थिक स्थिति को। विजयनगर राज्य समृद्धशाली नगरों में गिना जाता था। राज्य की आय के मुख्य स्रोतों में भूमि लगान, सिंचाई कर, चारागाह कर व आयात निर्यात प्रमुख थे। भूमि कर आय का मुख्य स्रोत था। भूमि 4 भागों में विभाजित थी: सिंचित भूमि, सूखी भूमि, दान की भूमि, चारागाह भूमि। भूमि कर उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। 5वां है सेना का संगठन। सैनिक प्रशासन के लिए एक अलग विभाग था, जिसके प्रधान को दंडनायक या सेनापति कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की सेना विशाल थी, जिसमें हाथी, घुड़सवार सेना और पैदल सेना थी। राजाओं ने अपनी सेना में तुर्क तीरंदाजों की भर्ती की थी। तोपखाना भी काम में लाया जाता था। और अब न्याय व्यवस्था। विजयनगर की न्याय व्यवस्था कठोर थी। अपराधियों के लिए मृत्युदंड, अंग भंग और संपत्ति जब्त कर लेना आदि दंड दिए जाते थे। 7वां है मुद्रा। विजयनगर के शासकों ने सोना, चांदी, तांबा, धातुओं के सिक्के चलाए। विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियों को भी सिक्कों में अंकित करवाया। और अब जाने विजयनगर के समाज और संस्कृति के बारे में। पहला, सामाजिक जीवन। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने, संगीत कला और ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। अंगरक्षकों के रूप में भी स्त्रियों की नियुक्ति होती थी। दरबार में विद्वान स्त्रियों को संरक्षण दिया जाता था, परंतु समाज में बहुपत्नी प्रथा, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था।
ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे। गाय और बैल के मांस को छोड़कर सभी प्रकार के मांस का उपयोग खाने में किया जाता था। व्यक्ति रेशमी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। दूसरा है आर्थिक जीवन। विजयनगर समृद्ध राज्यों में से एक था। विदेशी यात्रियों जैसे इटली के निकोलो कोंटी, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस, फारस के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर राज्य की समृद्धि की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि राजा और मंत्री ही नहीं वरन आम जनता भी समृद्ध है। आभूषण हीरे, मोती, सोना और अन्य कीमती पत्थरों से बने होते थे। निर्यात के प्रमुख मदों में कपड़ा, चावल, चीनी, मसाले, सुगंधित द्रव्य थे। आयात होने वाली वस्तुओं में मोती, तांबा, रेशम, पारा, मखमल आदि थे। अब्दुल रज़्ज़ाक के अनुसार विजयनगर में 300 से भी अधिक बंदरगाह थे। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हिंदू संस्कृति तथा धर्म की रक्षा हेतु हुई थी, परंतु अन्य धर्म के लोगों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। मुस्लिम प्रजा भी सुख एवं शांति का जीवन यापन करती थी। चौथा है कला एवं साहित्य की उन्नति। संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला आदि ललित कलाओं का समुचित विकास हुआ। राजा कृष्णदेव राय ने विठ्ठल स्वामी एवं हजारा मंदिर बनवाए, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माने जाते हैं। साहित्य में सायण ने वेदों पर टीका लिखी। राजा कृष्णदेव राय के काल में तेलुगु भाषा का विकास हुआ। उसके दरबार में तेलुगु के 8 विख्यात कवि थे। उसने तमिल और कन्नड़ के विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा है, ऐसा नगर न कभी आंखों से देखा न कानों से सुना है। नगर में 7 दुर्ग एवं 7 रक्षा दीवारें हैं। आइए अब देखें विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों को। सबसे पहले बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्य बहमनी के साथ निरंतर संघर्ष होता रहता था, जिससे विजयनगर की शक्ति का निरंतर ह्रास होता चला गया। दूसरा, रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष। रायचूर दोआब को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य संघर्ष होता रहता था। तीसरा, विजयनगर के शासकों में कूटनीति का अभाव। बहमनी राज्य के शासकों ने लगातार विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध संगठन बनाए, पर विजयनगर के शासकों ने कूटनीति पूर्वक इन संघों को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि वे बार बार युद्ध करके अपनी शक्ति को क्षीण करते चले गए। चौथा, अयोग्य उत्तराधिकारी। अच्युत राय के निर्बल शासन ने विजयनगर की शक्ति को दुर्बल कर दिया, जिससे दरबार में ही षड्यंत्र होने लगे एवं स्थिति गृह युद्ध में बदल गई। पांचवा, विजयनगर के विरुद्ध संघ की स्थापना। बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही एवं बीदर राज्य द्वारा विजयनगर के विरुद्ध संघ बनाया गया, जिसका उद्देश्य विजयनगर की शक्ति का अंत करना था। छठवां, प्रांतीय गवर्नरों का शक्तिशाली होना। प्रांतीय शासकों के स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति ने विजयनगर साम्राज्य को दुर्बल बना दिया। सातवां, तालीकोट का युद्ध। तालीकोट के पास बन्नीहट्टी में मुस्लिम राज्यों के संघ और विजयनगर के मध्य युद्ध में विजयनगर की हार ने साम्राज्य की शक्ति को अत्यधिक कमजोर कर दिया। यद्यपि इसके बाद लगभग 100 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य अक्षुण्ण रहा, परंतु वह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त न कर सका और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। arpaaradio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।